हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के आने वाले एग्जाम कनिष्ठ सहायक और अन्य सभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसमें हम बात करेंगे आज साइंस की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कनिष्ठ सहायक में साइंस का अलग से सिलेबस दिया है और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को साइंस पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी तक हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि यूकेपीएससी के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अगर हिंदी, चाहे जीएस हो या फिर कंप्यूटर हो, या अगर हम बात करें रीजनिंग की, सारी क्लास आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग जीएस में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर हम भूगोल में पढ़ते हैं, और इस टॉपिक को कभी कभी साइंस के तौर पे भी देखा जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों, जीएस के लिए भी और साइंस के लिए भी। तो इस टॉपिक का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो साइंस का आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। एक हेडिंग डाल लो आप लोग ऊपर से, और बढ़िया तरीके से फिर इसको लिखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, हम पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम देखें, आसमान को हम देखते हैं। आप लोग आसमान को अगर देखेंगे तो आसमान हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष तक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, कौन कौन सी परत है, कहाँ पर कौन सी घटना होती है, टेम्परेचर किस प्रकार से कम ज़्यादा होता है, कौन कौन सी वायुमंडलीय दशाएं हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और कुछ रोचक चीज़ें भी देखेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती रहती हैं, तो उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। अगर हम अर्थ की बात करें दोस्तों, अर्थ के ऊपर एक वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब वायु, एयर, और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो कि पाई जाती हैं। और ये गैसें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कितने परसेंटेज की गैसें, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वायुमंडल में वायु का संगठन देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं। तो आप लोग लिख लेना संगठन। तो संगठन में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% है, जिसका प्रतिशत कितना है, 78% है। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में 21% है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा है। उसके बाद ये कितना हो गया, 99 हो गया। इसके बाद अन्य गैसें, अन्य गैसें 1% पाई जाती हैं। और इस अन्य में भी 1% में जो सर्वाधिक पाई जाती है वो आर्गन पाई जाती है, आर्गन। और आर्गन के बाद आप लोग लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अन्य गैसों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। आप लोगों को अगर आर्गन की बात करेंगे तो 0.093% है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका परसेंटेज आप लोग लिखेंगे 0.036। आप लोग यहाँ पर गौर करना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, वो वायुमंडल में हमारी कितनी पाई जा रही है, 0.036%। यानी कि ये बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम। लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। आज हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वायुमंडल में, जो हमारा वायु प्रदूषण है, अगर हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन क्षरण, ओजोन परत का कम होना, ये सारी चीज़ें ये कार्बन डाइऑक्साइड से होती हैं। और ये एक प्रकार से हमारे
वायुमंडल में प्रदूषण फैला रही है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक गैस के रूप में देखने को मिलती है। इसके यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मिसयूज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका पर्यावरण प्रदूषण में बहुत योगदान है। लेकिन आप लोग इसका परसेंटेज देखो बहुत कम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे, आने वाली क्लास में देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ओजोन परत है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग अभी सिर्फ इतना लिखें। तो ये है वायु का संगठन, जो कि हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन, और अन्य गैसों में आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों ने देखी है। इसके बाद कुछ पॉइंट में, परसेंटेज में कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। फिलहाल आप लोगों को इतनी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं वायुमंडल में इसकी संरचना किस प्रकार से है। वायुमंडल की संरचना, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लें, संरचना। दोस्तों अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको आसमान दिखाई देता है नीला, लेकिन उससे नीचे, आसमान से नीचे बहुत ऐसी छोटी छोटी बीच में परतें पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम इस संरचना में देखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ है, इसको हम अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी मान लेते हैं। एक मिनट हाँ देख लेता हूँ नीचे, ये कट तो नहीं रहा है कहीं, नहीं बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अस्तित्व है। तो अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से ऊपर को चलें, और सबसे पहले 8 से लेके 18 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर की ओर जाएं, इस तरीके से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं, तो इस दौरान हमको एक परत देखने को मिलती है। उस परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फेयर। आप लोगों से पूछा जाएगा, अभी जैसे पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वहां पर अभी हम देखेंगे कौन सी है। लेकिन फिलहाल आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसके आप लोगों से हाइट भी पूछी जा सकती है कि इसकी हाइट कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर। आप लोगों से ये भी कहा जा सकता है कि इसकी जो ध्रुवों पर लंबाई है, हाइट है, वो कितनी है? ध्रुव। आप लोग यहां पर हेडिंग अलग से लिख लेंगे ना, क्षोभ मंडल, क्योंकि मैं अब क्षोभ मंडल के बारे में बताने वाला हूं। क्षोभ मंडल, अब देख लो इसके बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सबसे निचली परत है ये, सबसे पहले निचली परत है ये। उसके बाद इसकी जो हाइट है हम लोगों ने देखा, ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है इसकी। अगर हम पृथ्वी सतह से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो हमको ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों से क्या कहा कि ये जो 8 किलोमीटर है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ध्रुव होता है उसमें, गोल है हमारी पृथ्वी, तो उसमें ध्रुव है और विषुवत है। तो आप लोग इसको लिखेंगे कि ये जो 8 किलोमीटर है ये तो ध्रुवों पर होती है, और 18 किलोमीटर ये है विषुवत पर होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा इतना डीप, बट आप लोग इसको ध्यान में रख लेना, लिख लेना। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं बादल, हम लोग देखते हैं कि बादल हमको दिखाई देते हैं वायुमंडल में, बादल दिखाई देते हैं, बिजली का गरजना हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। बिजली का गरजना हमको इसमें दिखाई देता है। जैसे वायुमंडल में हेलीकॉप्टर जिस ऊंचाई पर उड़ता है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? आंधी तूफान देखेंगे, आंधी वगैरह इसमें देखेंगे, तूफान हम लोग देखते हैं। और अगर हम बात करेंगे थोड़े और, तो इसमें वर्षा हो गया, वर्षा, जल वाष्प,
ये सभी घटनाएं जो दैनिक जीवन में हमारे देखने को मिलती हैं, जैसे बादल गरजना हो गया, बादल हो गया, हेलीकॉप्टर यहाँ पर से उड़ते हैं वायुमंडल में, हम लोग देखते हैं अगर, तो ये सारी चीज़ें, आंधी तूफान, वर्षा, जल वाष्प, ये सभी जो घटनाएं हैं वो इस क्षोभ मंडल में हमको देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, संवहन मंडल। इसको अन्य नाम किससे जाना जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है इसको, और इसको अधोमंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल। अब देखो यहाँ पर संवहनी धाराएं चलती हैं दोस्तों। संवहनी धाराएं, संवहनी धारा मतलब संवहनी वायु धाराएं इसमें चलती हैं इस मंडल में, तो इसलिए इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग एक बात और लिख लेना कि इसमें जो जेट स्ट्रीम है, जो पवन चलती है, पवन, जेट स्ट्रीम नामक एक पवन है दोस्तों, आप लोगों ने पेपर में सुना होगा, पटवारी लेखपाल का पेपर में, उसमें मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें से जेट स्ट्रीम, ये जो जेट स्ट्रीम पवन है वो हमको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो इतनी बात है, आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है और आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखना, टेम्परेचर से संबंधित तापमान। देखो यहां पर तापमान में क्या फर्क पड़ता है? तापमान, जैसे हम लोग इस पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर को आएंगे, अब धीरे धीरे करके ऊपर को आते गए, तो हम अगर देखेंगे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कमी। हम लोग जैसे ही 165 मीटर हम अपने अर्थ से ऊपर को ओर जाएंगे दोस्तों, तो हमको हमारी ऊंचाई में वृद्धि के साथ 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी देखने को मिलेगी। हम लोग क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी, ज़्यादा नहीं कमी। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर अगर सूर्य है और ये सूर्य की किरणें नीचे को आ रही है, तो यहाँ पर जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें आ रही हैं ऊपर से, तो ये क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ऊपर की ओर आने पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे जहाँ पर हम ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ये इस चीज़ को समझेंगे कि हम ऊपर की ओर जाने में टेम्परेचर में किस प्रकार से कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करना कि हम कल पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन आप लोग इसमें ध्यान में रखेंगे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर तापमान की कमी हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे दोस्तों, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर की कमी देखने को हमको मिलेगी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये जो टेम्परेचर है 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री कम होना, इसको हम बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास। सामान्य ताप ह्रास दर। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे कि 1 किलोमीटर में अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे, प्रति 1 किलोमीटर, यहाँ पर आप लोग इस बात को भी लिखना कि प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, फिर हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर गए 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हुआ, फिर 1 डिग्री हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर गए 6.4 डिग्री और कम टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर को बढ़ने में टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फेयर से। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस बात को नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी परत। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब दूसरी परत पढ़ेंगे दोस्तों।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। देखो अगर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से तो आप लोग ज़रूर इस बात को शेयर करना। अगर नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप लोग फिर ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर हाँ डेफिनेटली अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है या फिर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग इस बात को समझें कि आप लोग इसको शेयर करें। और अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और ऊपर की ओर हम जाएंगे, अगर हम जाते हैं 18 किलोमीटर से थोड़ा सा और ऊपर की ओर, और कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर तक हम जाते हैं तो एक और परत हम लोगों को देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। आप लोग अंग्रेजी में भी इस बात को लिख लेना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को ये हिंदी में नहीं दिया रहता वहाँ पर, तो वहाँ पर हमको क्या दिया रहेगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप लोग कि कहेंगे कि यार हम लोगों ने तो स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखना कि समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, अलग से हेडिंग आप लोग यहाँ पर लिख लें। आप समताप मंडल, समताप मंडल। अब समताप मंडल में हम लोगों ने, जैसे कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर इक्वल रहेगा, यानी कि यहाँ पर तापमान समान रहता है। तो इस मंडल में तापमान क्या है, तापमान जो है यहाँ पर समान रहेगा। परंतु क्या देखो, 18 किलोमीटर यहाँ से अगर हम 20 किलोमीटर ऊपर की ओर चले गए और 20 किलोमीटर, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अचानक ताप वृद्धि, यानी कि 18 किलोमीटर से अगर हम थोड़ा सा और ऊपर गए 20 किलोमीटर की तक, तब वहाँ पर हमको देखने को मिलता है अचानक ताप वृद्धि, यानी कि सडनली टेम्परेचर यहाँ पर राइज होने लग जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अब ये समताप मंडल में दोस्तों किस चीज़ के लिए यहाँ पर कौन सी घटनाएं हैं, यहाँ पर कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वायुयान आप लोग लिखेंगे, वायुयान, जेट विमान, ठीक है। जैसे कि जो जेट विमान है, जो रक्षा उपकरण होते हैं, जो हमारे डिफेंस में यूज किए जाते हैं, जेट लड़ाकू विमान दोस्तों, लड़ाकू विमान, जेट विमान, लड़ाकू। आप लोगों ने कभी लड़ाकू विमान इतनी नीचे नहीं देखे होंगे जितने नीचे हमको हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, लेकिन लड़ाकू विमान, जेट विमान, ये सभी क्या हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो इसलिए ये जो मंडल है जहां पर इसको आदर्श दशाएं पाई जाती हैं इनके उड़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है जो कि एक समान पाया जाता है, इसलिए इनके लिए ये अनुकूल दशाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न मेघों का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण, यहाँ पर विभिन्न मेघों का निर्माण होता है। तो इसलिए इस जो ये मेघ हैं इसको हम बोलेंगे दोस्तों मूलाभ मेघ, मूलाभ मेघ, मेघ मतलब बादल, हाँ ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में भी लिख लेना, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहां पर, ये घटनाएं कहां पर देखने को मिलती हैं, मूलाभ मेघ की घटना कहां पर देखने को मिलती है, तो समताप मंडल आपका आंसर होना चाहिए। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर लेना, ओजोन परत यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों ओजोन परत क्या करती है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य, तो ये सूर्य से रोशनी नीचे को आएगी, किरणें नीचे को आएंगी, तो सूर्य से कुछ पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, जो कि हानिकारक हो सकती है हमारे लिए। अगर बहुत
जो ये पैराबैंगनी किरण है अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे पृथ्वी में देखने को मिलेंगी तो स्किन डिजीज है जो कि हमारे शरीर में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये क्या करती है, ओजोन परत इस पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो इसके बारे में हम ओजोन परत के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने आप लोगों से कहा ग्रीन हाउस प्रभाव वाला, तो वहां पर हम ओजोन परत को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक है ओजोन परत, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आप लोगों ने ओजोन के बारे में बहुत पेपरों में देखा होगा, तो ओजोन परत भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में मतलब इसके नेक्स्ट वाली क्लास में इसको हम देखने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को समताप मंडल से, स्ट्रेटोस्फीयर से ध्यान में रखनी है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे समताप मंडल से थोड़ा और ऊपर की ओर चलेंगे दोस्तों। तो 50 किलोमीटर से ऊपर की अगर हम बात करेंगे, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक एक मंडल है जो जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, अंग्रेजी में इसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मीजोस्फीयर आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो मध्य मंडल है जो कि समताप मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। तो मध्य मंडल के बारे में आप लोग अब लिखेंगे, मध्य मंडल के बारे में अब आप लोग नोट डाउन करें। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे दोस्तों, तापमान में अचानक गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है। तापमान में अचानक गिरावट, और यहां पर लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान गिर जाता है दोस्तों। तो यहां पर ये जो तापमान है ये न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम ताप। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे न्यूनतम तापमान किस मंडल में हम लोगों को देखने को मिलता है, किस परत में देखने को मिलता है। तो मध्य मंडल आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहां पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर जाता है। और जैसे कि वहां पर अगर हम बात करें -100 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पर तो कुल्फी जमने वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे वायुमंडल में, जो कि हमको नहीं दिखाई देती हैं लेकिन होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्य मंडल में, इतना ही ध्यान में रखना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। मध्य मंडल के बाद अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य मंडल के ऊपर अगर हम जाएंगे दोस्तों 80 किलोमीटर से थोड़ा सा और ऊपर, 80 से लेकर 640 किलोमीटर, तो यहाँ पर एक मंडल पाया जाता है जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं। कौन सा मंडल? आयन मंडल। अंग्रेजी में इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर है जो कि 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। आयन मंडल हम लोग अब हेडिंग लिख लेते हैं, आयन मंडल। दोस्तों अगर हम आयन मंडल की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तापमान में वृद्धि, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मीजोस्फीयर में न्यूनतम तापमान है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन उसके बाद आयन मंडल में हम जैसे ही आते हैं तो फिर से टेम्परेचर क्या है, बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो यही है हमारी प्रकृति कि हम पहले तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, अब आयन मंडल में आ गए तो यहाँ पर हम लोगों को तापमान में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ग्रीन हाउस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिर ये लंबा टॉपिक बन जाएगा और ये फिर भटक जाएंगे हम मार्ग से। फिलहाल आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दोस्तों आयनों की अधिकता पाई जाती है। आयन, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयनों की अधिकता पाई जाती है, तो इसलिए इसको आयन मंडल के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब देखो, जैसे हम लोग बात करें, ये इस एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं कि YouTube के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं।
तो ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी कौन सी है? जो ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स है, जो कि ट्रैवल करके हमारे टावर से फिर ये आयोनोस्फीयर से, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोग इस अर्थ पर है, यहाँ पर इस अर्थ पर एक फोन है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, और इसी अर्थ पर एक टावर है, एक टावर है, और ये टावर क्या कर रहा है, इस प्रकार से हमारे फ़ोन से किरणें निकल रही हैं और ये किरणें टावर पर आ रही हैं, और टावर क्या कर रहा है, इन किरणों को ये इस आयन मंडल में भेज रहा है। और जब आयन मंडल में भेजेगा, यहाँ से फिर ये किरणें फिर से परावर्तित होंगी, और परावर्तित होकर ये दोबारा यहाँ पर आएंगी, और दूसरे स्थान पर जहाँ आप के और लोग बैठे होंगे, यहाँ पर अगर आप हैं, ये ए आप हैं, तो अगर आप लोगों का यहाँ पर बी कोई बैठा है, तो वहाँ पर ये जो दूसरा व्यक्ति वी बैठा है यहाँ पर, तो इसको जो किरणें प्राप्त हो रही हैं, इसके फोन को जो किरणें प्राप्त हो रही हैं, ये आयन मंडल से टकराकर प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आयन मंडल है, ये हमारे टेक्नोलॉजी यानी कि संचार के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर संचार आप लोग लिखेंगे, और टेलीफोन आप लोग लिखेंगे, टेलीफोन, और टेलीविज़न आप लोग लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी देखो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ये आयन मंडल में भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसको हम डी परत बोलते हैं, डी परत, ई परत बोलते हैं, और एफ परत बोलते हैं दोस्तों, एफ परत। ठीक है, अब ये जो डी परत है, डी परत, ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरण है। और अगर हम बात करेंगे ई और एफ, तो यहां पर निम्न तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे कि हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर जो भी चीज़ें चलती हैं, हमारे इक्विपमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी हाई फ्रीक्वेंसी पर, और कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिसके लिए हम लोगों को कम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फ़ोन वगैरह, इनको अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें डिफेंस पर यूज़ किए जाने वाले सैटेलाइट फ़ोन, उसको हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें इस प्रकार से लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और ये जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं वो डी परत से परावर्तित होकर नीचे आएंगी, और जो निम्न तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं वो कहाँ से, ई और एफ परत से नीचे को टकरा के वापस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आयन मंडल में हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है आयन मंडल के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम 640 किलोमीटर से ऊपर को आएंगे, 640 किलोमीटर से ऊपर को कितना भी, इसकी फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। 640 के बाद हम ऊपर की ओर अगर हम आएंगे तो इसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल यानी कि एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आयन मंडल के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलती है। बहिर्मंडल में आप लोग लिखेंगे, बहिर्मंडल में आप लोग लिखेंगे यहां पर H2 और He। H2 का मतलब हाइड्रोजन और He का मतलब हीलियम की अधिकता यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता हम लोगों को देखने को मिलती है, तो बहिर्मंडल में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करेंगे 640 किलोमीटर से अगर हम 1000 किलोमीटर पर आगे हैं, अगर हम 1000 किलोमीटर पर आगे हैं दोस्तों, तो 1000 किलोमीटर में जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल विरल हो जाता है।
यानी कि अब जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये हम नीचे को देख रहे हैं, बहुत सारी गैसें हैं और बहुत घटनाएं हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, हमारा वायुमंडल विरल होने लगता है और फिर अंतरिक्ष है इसके ऊपर जो कि आ जाता है। अंतरिक्ष, इसके ऊपर अंतरिक्ष है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इससे ज़्यादा बहिर्मंडल में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता ही है जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता कहाँ पर देखने को मिलती है? सूरज में। सूरज में भी है, सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस बात को भी नोट डाउन कर लेना। दोस्तों, ये हो चुका है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने वायुमंडल को अच्छी तरीके से समझा, एटमॉस्फेयर को अच्छे तरीके से समझा। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो थैंक यू सो मच।